व्यूवर्स, वेलकम टू kennybook.com। आज हम करेंगे अधिगम और अधिगम का स्थानांतरण यानी लर्निंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अधिगम होता क्या है, अधिगम को ही सीखना बोलते हैं। ये हमारा पार्ट 9 इस सीरीज़ का। तो आइए देखते हैं अधिगम की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग होती क्या है, सीखना होता क्या है। सीखना है ये बहुत ही सामान्य और जनरल प्रोसेस है। जन्म के तुरंत बाद से ही हम कुछ न कुछ सीखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर जाने अनजाने में उम्र भर सीखते ही रहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो लैंप की लो को जैसे ही छूने की कोशिश करता है वो जल जाता है। उसके लिए यह पहला बैड एक्सपीरियंस होता है। यह एक्सपीरियंस वह जब दूसरी बार कभी भी जलती हुई तिल्ली देखता है तो फिर उसे छूने से वो कतराता है, क्योंकि उसे पता है कि पहली बार वो जल चुका है और दूसरी बार उसको टच करेगा तो भी वो जल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा यह सीख जाता है कि अगर किसी गर्म वस्तु या लो को हाथ लगाया जाएगा तो वो जल जाएगा और उसे बहुत पेन होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं उनके माध्यम से एक व्यक्ति के बिहेवियर में जो भी चेंजेस आते हैं उन्हीं को ही हम सीखना कहते हैं। यानी एक्सपीरियंस द्वारा हमारे बिहेवियर में जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, उन्हीं को हम अधिगम या लर्निंग बोलते हैं। देखो, लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर में चेंज आना एज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस, या तो अभ्यास से और एक्सपीरियंस या फिर अनुभव से, विद ए व्यू टू मेक एडजस्टमेंट इन द इन्वायरमेंट। हमारे वातावरण में समायोजन करने के लिए हम जो भी अभ्यास करते हैं या जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उनके द्वारा हमारे बिहेवियर में कोई भी चेंज आता है तो हम उसको लर्निंग बोलते हैं यानी अधिगम बोलते हैं। सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से है, यानी सिर्फ वही चेंजेस रिस्पॉन्सिबल हैं सीखने के लिए जो अभ्यास या एक्सपीरियंस से होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि सीखना व्यवहार में वह परिवर्तन है जो अभ्यास के फलस्वरूप होता है। यानी जो भी सिर्फ हम प्रैक्टिस से सीखते हैं या फिर एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, उन्हीं के कारण हमारे बिहेवियर में जो चेंज आते हैं उन्हीं को हम सीखना बोलते हैं, और जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करना है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि इंसान को उसका जो इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्टमेंट करने में मदद करना। ठीक है, अब एक होता है सीखना यानी लर्निंग और दूसरा होता है मैच्योरेशन यानी परिपक्वता। ये दोनों टर्म्स देखने में तो सिमिलर लगते हैं लेकिन इनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो डिफरेंस क्या होता है। देखो, maturation is a developmental process within which a person from time to time manifests different traits, the blueprint of which have been carried in his cells from the time of his conception। यानी जो मैच्यूरेशन है, परिपक्वता है, वो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके अंदर एक व्यक्ति है वो समय के साथ साथ उन सभी फीचर्स और उन सभी क्वालिटीज़ को ग्रहण करता है जिसकी नींव उसके गर्भ में आने के समय ही जो उसकी सेल्स है उसमें रखी जा चुकी है। ठीक है, अगर व्यवहार के किसी पक्ष का विकास आयु के बढ़ने के साथ साथ बिना किसी अभ्यास और प्रशिक्षण की सहायता से स्वाभाविक रूप से संपन्न होता है तो इस विकास के लिए परिपक्वता की क्रिया को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है। यानी अगर हमारे बिहेवियर में हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ, हमारी एज के साथ साथ बिना किसी प्रैक्टिस के और बिना किसी ट्रेनिंग के कोई भी चेंज आता है जो कि नेचुरल होता है तो हम उसको मैच्योरिटी बोलते हैं, मैच्योरेशन बोलते हैं। ठीक है, सीखने में अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। जब भी हम कोई काम सीखते हैं तो हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और स्पेशल एफर्ट्स है वे भी लगाने पड़ते हैं। सीखने की जो प्रोसेस है उसके दौरान हमारे बिहेवियर में जो भी परिवर्तन होते हैं वे हमेशा किसी न किसी जो ट्रेनिंग है उसके द्वारा या फिर जो एक्सपीरियंस हम करते हैं उसके द्वारा होते हैं। अगर लेकिन जैसे पक्षियों का हवा में उड़ना, पक्षी हवा में उड़ते हैं, हिरण के बच्चों का कुलाचे भरना, हिरण के बच्चे हैं वे अपने आप ही कुलाचे भरने लग जाते हैं, आदि ये क्रियाएं हैं। ये हमें पता है कि ये
सीखना नहीं है, लर्निंग नहीं है, बल्कि ये परिपक्वता है। किसी ने भी जो पक्षी है उनके बच्चों को उड़ना नहीं सिखाया, उन्हें उम्र के साथ वो उड़ना अपने आप आ गया। हिरन के बच्चों को किसी ने छलांगे लगाना नहीं सिखाया, बल्कि उम्र के साथ उनमें वो क्वालिटी अपने आप आ गई। तो इन्हें हम बोलते हैं कि ये है मैच्योरेशन, यानी परिपक्वता का परिणाम है। परिपक्वन और सीखना, ये दोनों प्रोसेस हैं, ये एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित है और दोनों का जो एम है ना वो भी एक ही है। दोनों का ही काम है कि बालक के बिहेवियर में चेंज लाना और उसके डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेजेस हैं उन पर साथ साथ चलना। एक के बिना दूसरी अपना प्रभाव उतना नहीं छोड़ती जितना दोनों साथ मिलके छोड़ती हैं, यानी दोनों हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। परिपक्वता सीखने में सहायता देती है। बालक को ऐसी बातें सिखाना जिनके सीखने के लिए वह मैच्योर नहीं है, किसी भी अवस्था में ठीक नहीं है। दूसरी ओर सीखने की उचित आयु निकल जाने देना भी अच्छा नहीं है, यानी बच्चे को उम्र के अकॉर्डिंग ही सिखाना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है उसको हम मैथ्स के जो टफ क्वेश्चंस है वो नहीं सिखा सकते। छोटे बच्चों को हम कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज जैसे C++, कोई तीसरी क्लास में बच्चा उसको हम जावा पढ़ाने लग जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही सिखाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है जो सीखना और जो मैच्योरेशन में डिफरेंस है उसका फर्स्ट पॉइंट है एक्वायर्ड वर्सेस इनबोर्न। यानी जो सीखने की प्रक्रिया है ना वो हमें एक्सपीरियंस के द्वारा एक्वायर करनी पड़ती है, लेकिन जो परिपक्वता है ना, जो मैच्योरिटी है, वो हमारे अंदर इनबोर्न होती है, यानी जन्मजात होती है। हम अपनी उम्र के साथ उसे सीख लेते हैं, ग्रैंड कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स वर्सेस रेशियल रिस्पॉन्सेज। यानी सीखना है वो व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे सीखेगा, कितने टाइम में सीखेगा। लेकिन जो मैच्योरिटी है ना, परिपक्वता है, वो एक प्रजाति का काम है, एक रेस का काम है। जैसे पक्षियों के बच्चे का उड़ना, यानी सभी पक्षियों के बच्चे हैं वो उड़ते हैं, ठीक है, वो उड़ेंगे ही, अगर उनका जन्म हुआ है तो उड़ने के लिए ही हुआ है। तो ये एक रेशियल रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है तो वो उसकी व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी वो अपनी ज़रूरत के अनुसार सीख रहा है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, यानी सीखने की प्रक्रिया में जो अभ्यास है, जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं उसके द्वारा हमें एक्यूरेसी मिलती है। लेकिन परिपक्वता है वो हमें इनबोर्न मिली हुई है, यानी जन्म के साथ ही स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए हमें किसी विशेष प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद है फेवरेबल कंडीशन, यानी अनुकूल वातावरण। जितना ज़्यादा अनुकूल वातावरण बच्चे को मिलेगा वो उतना ही अच्छी तरह से सीखेगा, और जितना उसे एडवर्स कंडीशन मिलेंगी वो उतनी ही धीमी गति से सीखेगा। लेकिन परिपक्वता मैच्योरिटी की प्रक्रिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह लगातार चलती जाएगी चाहे उसे कोई भी कंडीशन मिले। नेक्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट, यानी शारीरिक और मानसिक पहलू। सीखने की क्रिया यानी अधिगम की क्रिया में जो भी रिएक्शन हम देते हैं, जो भी हम प्रतिक्रियाएं विकसित करते हैं, वे शारीरिक और मानसिक यानी फिजिकल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट होते हैं उनके। हम दोनों एस्पेक्ट में सीखते हैं, हम शारीरिक तौर पे भी सीखते हैं और मानसिक तौर पे भी सीखते हैं। लेकिन जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, उसकी प्रोसेस में हमारे अंदर केवल शारीरिक डेवलपमेंट होता है, केवल फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट मैच्योरिटी से नहीं आता, उससे हम सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन। जब भी हम कोई काम सीखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन, अभिप्रेरणा होती है, लेकिन जो मैच्योरिटी है उसके लिए हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो टाइम के साथ अपने आप आ जाती है हमें। उसके बाद है टाइम पीरियड, यानी समय अंतराल। जो सीखने की प्रक्रिया है वह जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती है, लेकिन जो मैच्योरिटी है ना वो एक फ़िक्स टाइम तक होती है। जब हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हमारी मैच्योरिटी भी, परिपक्वता भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद है कॉन्शियसनेस, यानी चेतना।
सीखने के लिए हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है, लेकिन जो परिपक्वता है, जो मैच्योरेशन है, उसके लिए हमें किसी चेतना की आवश्यकता नहीं होती, किसी कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में हमारे पास 3 स्टेप हैं। हम कैसे सीखते हैं, हमारे सीखने की प्रोसेस क्या है। तो देखो, सबसे पहले है अभिप्रेरक यानी मोटिव। हम जो भी काम सीखते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ मोटिव होना चाहिए, जो व्यवहार को, हमारे जो बिहेवियर है उसको शक्ति प्रदान करे, यानी उसको फोर्स करे और बालक को कुछ न कुछ करने के लिए मोटिवेट करे। हमारे पास मोटिव होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो बड़ा होकर बॉक्सर बनूंगा। तो बॉक्सर बनना क्या है उनका, उनको बॉक्सर बनना है, इसलिए बॉक्सर बनना उनका मोटिव है, अभिप्रेरक है। फिर है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है, इस काम के लिए, बॉक्सर बनने के लिए उन्हें कुछ स्पष्ट गोल और उनके कुछ ऑब्जेक्टिव उनको डिफाइन करने पड़ते हैं। इन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए उन्हें जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ता है। ये हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव जितने क्लियर होंगे ना, हमारी सीखने की अभिलाषा भी उतनी ही तेज होगी। ठीक है, फिर है लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा। लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा का मतलब है कि जब हम अपने गोल की तरफ जा रहे होते हैं तो किसी न किसी प्रकार की रुकावट, कठिनाई या हर्डल हमारे सामने आ जाती है, और यही हर्डल हमें कुछ सीखने के लिए मोटिवेट करती है। अगर हर्डल नहीं होगी तो हम अपने गोल की तरफ पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट है, वो चाहता है कि उसका नाम कॉलेज की हॉकी टीम में आए। ठीक है, हॉकी एक ऐसा खेल है जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को है पूरा करता है। जो बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स है ना, हॉकी खेलने से वो पूरी होती हैं। इसके द्वारा वह उसके जो फ्रेंड्स हैं और जो टीचर्स हैं उनकी नज़र में अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहता है, और उसकी जो इंटरेस्ट है उसके अनुसार खेलने का मौका, ये चाहता है कि मुझे उसके अनुसार खेलने का मौका मिले। इस प्रकार टीम में शामिल होने के लिए वह पूरी तरह से मोटिवेटेड रहता है और अपना लक्ष्य बना लेता है। लेकिन खेल खेलते समय उसका जो गोल है वो चूक जाता है, और जो उसके जो पीयर प्लेयर्स हैं, साथी खिलाड़ी हैं, उनके साथ वो ठीक तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता। अतः जो उसका लक्ष्य प्राप्ति में ये बाधा या कठिनाई आती है, उसके खेल का लेवल है वो भी उतना अच्छा नहीं है कि उसे टीम में चुन लिया जाए, लेकिन वह अपने खेल के लेवल को सुधारने के लिए पूरी तरह कमर कस लेता है, दिन रात अभ्यास करता है, और फाइनली वो जो कॉलेज की हॉकी टीम है उसमें सिलेक्ट हो जाता है। तो ये थी हमारे सीखने की प्रक्रिया कि पहले तो वो मोटिवेटेड होता है, फिर वो गोल बनाता है कि उसे हॉकी टीम में सिलेक्ट होना है, फिर उसके सामने बैरियर्स आते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता और उसका जो गोल है वो मिस हो जाता है, लेकिन फिर वो मेहनत करके उनको सोल्व कर लेता है और अपने गोल को पा लेता है। ठीक है, ये थी सीखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की प्रकृति। अधिगम की प्रकृति यानी लर्निंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। सीखने की प्रोसेस है उसका और जो रिजल्ट है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को मिलता है जब हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। किसी भी प्रकार का सीखना क्यों ना हो, उसके द्वारा स्टूडेंट में चेंज लाने की भूमिका सदैव निभाई जाती है। या तो इससे उसका शारीरिक डेवलपमेंट होता है या उसका मानसिक विकास होता है। ठीक है, सीखने के द्वारा बालक का विकास जो आयाम होते हैं, यानी उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मोटर डेवलपमेंट, ये सभी उसके बिहेवियर में चेंज आते हैं। तो इसका मतलब है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। सेकंड है अर्जित व्यवहार की प्रकृति स्थायी होती है, यानी चेंज्ड इन बिहेवियर क्योज्ड बाय लर्निंग इज परमानेंट। जो भी काम हम सीख कर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे बिहेवियर में परमानेंट रूप से आ जाता है। सीखने के द्वारा व्यवहार में जो चेंज लाए जाते हैं
वे न तो पूरी तरह से स्टेबल होते हैं और न ही बिल्कुल अनस्टेबल। उनका जो नेचर है वो इन दोनों के बीच का होता है, यानी हम कह सकते हैं कि वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। अगर हमने कोई स्किल है वो सीख ली है, तो अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो अगर लर्निंग को परमानेंट बिहेवियर में लाना है तो हमें कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस भी रखनी पड़ेगी। फिर है सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग है वो हमारे जन्म के साथ ही स्टार्ट हो जाती है और जब तक हम मरते हैं तब तक वो चलती रहती है। शुरुआत बालक के जन्म से पहले माँ के गर्भ में ही हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभिमन्यु था, उन्होंने चक्रव्यूह भेदन की जो प्रोसेस थी वो अपनी माँ के गर्भ से ही सीख ली थी। जब उनके जो फादर हैं अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को इसके बारे में बता रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सीखने की प्रक्रिया है ये बालक के जन्म के पहले ही स्टार्ट हो जाती है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो चलती रहती है। इसके बाद है सीखना लक्ष्य निर्देशित होता है। लर्निंग इज़ अ गोल डायरेक्टेड। अगर हमारा कुछ गोल ही नहीं होगा तो हम उस काम को सीखेंगे ही नहीं। जैसे किसी बच्चे का गोल है कि वो हॉकी खेले, तभी तो वो हॉकी कोचिंग लेगा और उसकी ट्रेनिंग लेगा। अगर किसी बच्चे का गोल है कि वो टाइपिंग सीखे, तभी तो वो कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेगा। तो जब भी हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं या अपने व्यवहार में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई निश्चित हमारा ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। जैसे हम पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मार्क्स अच्छे आए, ये हमारा गोल है ना कि हमारे मार्क्स अच्छे आए। और मार्क्स अच्छे किस लिए चाहिए? क्योंकि हमें जॉब चाहिए। तो हमारी पढ़ाई भी गोल डायरेक्टेड है। या फिर हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? कि हम पावरफुल हो जाए, हमारा जो शरीर है वो शेप में आ जाए, ठीक है। तो हम जो भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ गोल होता है, इसलिए लर्निंग इज़ गोल डायरेक्टेड। नेक्स्ट है सीखने का एक परिस्थिति से दूसरी में स्थानांतरण होता है। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। यानी जो कुछ भी हम एक सिचुएशन में सीखते हैं उसका किसी भी दूसरी सिचुएशन में सीखने में या तो वो हमें सहायता करता है या फिर वो उसमें हर्डल बनता है, लेकिन वो उसमें इंटरफेयर ज़रूर करता है। या तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में करेगा या फिर नेगेटिव एक्सपेक्ट में करेगा। जैसे अगर मान लो किसी ने साइकिल चलानी सीख ली, ठीक है, वो परफेक्ट हो गया साइकिल चलाने में। अब वो बाइक सीखना चाहता है, तो जब उसने साइकिल चलानी सीखी थी, जो साइकिल के स्किल हैं वो उसकी बाइक चलाने में भी बहुत हेल्प करेंगे। ये होता है उसका स्थानांतरण, यानी एक परिस्थिति में सीखना दूसरी परिस्थिति में सीखने के काम आना। जैसे अभी हम हिंदी जानते हैं, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हिंदी सीखी हमने, हिंदी सीख रखी है, वो हमारी इंग्लिश सीखने में भी हेल्प करेगी क्योंकि हम ट्रांसलेट करके ईजिली सीख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सीखने का एक परिस्थिति से दूसरी में स्थानांतरण होता है। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। अब नेक्स्ट है प्रभावकारी सीखने की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ इफ़ेक्टिव लर्निंग। लर्निंग के इफ़ेक्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा परीक्षण द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ये थ्योरी है, ये हमें दी थी बंडूरा ने, क्योंकि उनकी जो थ्योरी आई थी मॉडलिंग की कि बच्चे हैं वे दूसरों को देख के सीखते हैं। हमारे जो भी आइडियल होते हैं हम उनको देख के अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। तो ये वही बात बोल रहे हैं कि बच्चा है वो अपने से बड़ों को देख के या भी जो उसके आइडियल हैं उनको देख के सीखता है। तो ये हो गया परीक्षण द्वारा सीखना या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है विवेचन विधि, यानी डिस्कशन मेथड। इसमें ये जो मेनली टीचर्स यूज़ करते हैं, या तो हम डिबेट करवा सकते हैं क्लास में, या किसी भी चीज़ की जो मेरिट्स है डीमेरिट्स हैं, क्लास में दो दो ग्रुप बना दिए पूरी क्लास के। एक ग्रुप है उसकी मेरिट्स के बारे में बोलेगा, दूसरा उसकी डीमेरिट्स के बारे में, यानी डिबेट टाइप हो गया। ये होता हमारा डिस्कशन मेथड। फिर है करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। जब बालक किसी काम को खुद करके देखता है तो वह उसे पता होता है कि उसे
किस स्पीड से वो काम करना है, उस काम करने में क्या क्या हर्डल्स आ रही हैं, और अगर वो खुद काम करेगा ना तो वो जो हर्डल्स आ रही हैं उनको सोल्व करने में भी वो इंटरेस्ट दिखाएगा और उनको ईजिली सोल्व कर पाएगा। इसलिए ये जो लर्निंग बाय डूइंग है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चों को खुद करके सीखने के अवसर हमें प्रोवाइड करने चाहिए। फिर है रेसिटेशन एंड रिवीजन मेथड, यानी ये है कि बच्चा जो पोएम वगैरह हैं उनको बार बार रिसाइट करे और जहाँ भूल जाए उसका रिवीजन करे। रिसाइट का मतलब बार बार लय के साथ उनको दोहराए। फिर है रट कर सीखने की विधि, यानी रोट लर्निंग। छोटे बच्चे होते हैं जो 4 से 6 साल की उम्र के बालक होते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट को रट कर यानी उसका बिना मीनिंग समझे हुए उसे सीख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है वो उस सब्जेक्ट को समझकर सीखना प्रेफर करते हैं बजाय रटने की मेथड के। ठीक है, तो ये हो गया रटकर सीखने की विधि। ये थी हमारी 5 प्रभावकारी सीखने की विधियाँ कि हम कौन कौन से मेथड से लर्निंग कर सकते हैं, इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं। ये आज की हमारी वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लर्निंग कर्व एंड प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम वक्र और सीखने के पठार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।